चिट्ठा में आज सबसे पहले बात करेंगे ज़ेलेंस्की के एक ऐसे वार की जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या पुतिन को छूकर निकल गई मौत। दरअसल ज़ेलेंस्की ने मॉस्को को टारगेट बनाया। ज़ेलेंस्की ने मॉस्को पर हमला भी किया, लेकिन हमले के बाद ज़ेलेंस्की को बचाने की नौबत क्यों आ गई है? कैसे यूक्रेन के ड्रोन कमांडर की एक गलती ने ज़ेलेंस्की को अपनी जान बचाने पर मजबूर कर दिया है? इस स्पेशल रिपोर्ट में पुतिन का अगला टारगेट आपको हैरान कर देगा। देखिए। जब पुतिन सो रहे थे तब मॉस्को में ये हुआ। इस धमाके पर ज़ेलेंस्की के नए ऑर्डर की छाप लगी हुई है। इस धमाके में पुतिन को फिर से बेइज्जत करने वाला इरादा नजर आ रहा है। क्या यह धमाका रूस और नेटो के बीच सीधे युद्ध की शुरुआत कर सकता है? क्या यह धमाका पुतिन और बाइडेन के बीच सीधी टक्कर की वजह बन सकता है? हमला सुबह 4 बजे के करीब हुआ। देखिए बिल्डिंग का क्या हाल हुआ है। ये मॉस्को रीजन का रेमेंस्कोय इलाका है और यहां तक पहुंच गया ज़ेलेंस्की का किलर ड्रोन। हमला एक रिहायशी इमारत पर हुआ है। फ्लैट्स के अंदर आग लगी हुई है और यहां लोगों के जख्मों पर यूक्रेन के ऑपरेशन मॉस्को की छाप साफ नजर आ रही है। Ну, страшно. Первый мы, когда услышали взрыв, это был на спортивной, то есть и то, думаю, господи, долетел. Второй дрон прилетел уже сюда, то есть, конечно, мы были в шоке, что еще рядом, еще второй раз. И пока я просто переходила между комнат, как раз слышала, вот летел это третий, но это было очень громко и взрыв, ну, очень мощный. Но у нас вот выбило даже, ну, все окна и дверь балконную прям вот так, и через эти щелки залетело стекло, вообще в комнату было. Так что, ну, ужасно, конечно. इस हमले में एक महिला की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की सभी इमारतों को खाली करा लिया गया। 26 अगस्त को ज़ेलेंस्की ने रूस के सारातोव पर 9/11 जैसे हमला किया था, जब यूक्रेन का एक ड्रोन 38 मंजिला बिल्डिंग से जा टकराया था। अब 10 सितंबर को ज़ेलेंस्की का एक और ड्रोन मॉस्को तक पहुंच गया और इस धमाके को अंजाम दिया। कीव से मॉस्को की दूरी करीब 800 किलोमीटर है, यानी साफ है कि ज़ेलेंस्की के ड्रोन ने 800 किलोमीटर की उड़ान भरकर पुतिन की राजधानी पर हमला किया है। यह ऐसा फासला है जिसके लिए ज़ेलेंस्की के पास लॉन्ग रेंज ड्रोन है। मॉस्को में रिहायशी इमारत में धमाके की दहशत सुबह भी देखी जा सकती है। बिल्डिंग का हाल देखिए और ज़ेलेंस्की के ड्रोन की पावर को समझिए। इस वीडियो में आप बिल्डिंग को हुए नुकसान को समझ सकते हैं। ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो पता चलेगा कि 7वें फ्लोर से टॉप फ्लोर तक धमाके का बड़ा असर पड़ा है। इस 17 मंजिला इमारत के ऊपर के 10 फ्लोर पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ऊपर से 10 फ्लोर देखिए, यहाँ यह आधी बिल्डिंग ड्रोन से तबाह हो चुकी है। ज़ेलेंस्की का ड्रोन 13वीं मंजिल से जाकर टकराया और फिर बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे पूरा रूस हिल गया। Ну, было 4 часа ночи, я услышал, как это вертушка, и я открываю занавеску, она прямо в здание перед глазами, бля. Я это все видел, бля. И взял семью и побежал на улицу. Вот, в принципе, и все. А вы на каком этаже живете? 16-й, а это на 12-й, там на 4 этажа выше. Жесть, это жесть, ребят. ज़ेलेंस्की के इस हमले से पहले पुतिन ने नेटो को किस तरह डराया, इसकी रिपोर्ट भी देखने लायक है, क्योंकि इसी में पुतिन की वॉर स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। लातविया और रोमानिया, 2 नेटो देशों ने कहा कि पुतिन के ड्रोन बॉम्बर्स ने उनके इलाके में घुसपैठ की है। रोमानिया ने कहा कि रूस का एक ड्रोन उसकी हवाई सरहद में ट्रैक किया गया और उसे रोकने के लिए रोमानिया ने फौरन अपनी वायुसेना के F-16 लॉन्च किए। रोमानिया और यूक्रेन के बीच 650 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और इससे पहले भी रोमानिया ने दावा किया है कि रूस के ड्रोन उसके इलाके में घुसपैठ करते रहे हैं। वहीं एक और नेटो देश लातविया का दावा है कि रूस को ईरान से मिला शाही ड्रोन जो विस्फोटक से लैस था वो उनके इलाके में पहुंचा है। ये ड्रोन लातविया और बेलारूस बॉर्डर के करीब एक गांव में गिर गया। Protams, ka tas, ko mēs šeit redzam, ko mēs secinām, un tas kārtīgi reiz mums atgādina, ka mēs dzīvojam jaunā realitātē,
Realitāte, kas, protams, jau kādu laiku ir klātesoša, ka mums ir kaimiņos agresoru valsts, tā ir Krievija, ar savu satelītu valsts, kas ir Baltkrievija. Un līdz ar to, protams, kad šī jaunā realitāte ir tā, kad karš ir tuvu arī mūsu robežām. Un tas ir apliecinājums gan šeit mums, gan šobrīd Rumānijai, Polijai un, principā, NATO valstīm kopumā. ये पुतिन के तेवर हैं जो नेटो को काउंटर करने के लिए पुतिन हमेशा दिखाते रहते हैं। लेकिन लातविया और रोमानिया में पुतिन के ड्रोन घुसे तो क्या इसका जवाब ज़ेलेंस्की ने मॉस्को पर ड्रोन अटैक से दिया है? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है क्या नेटो ने ही ज़ेलेंस्की को उकसाया कि वो मॉस्को पर हमला करें? सवाल है कि क्या रूस को घर में घुसकर मारने वाला प्लान नेटो और अमेरिका बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की के इरादों को मजबूत करने के लिए रोमानिया ने शुरू से ही यूक्रेन की मदद की है और अब पेट्रियट सिस्टम को लेकर ज़ेलेंस्की ने ऐसी खबर दी है जिसका लिंक रोमानिया से है। Вже чітке рішення Румунії щодо системи Петріот для України. Це рішення ухвалене на всіх рівнях. Я дякую за нього. Ми розраховуємо, що партнери реалізують повний пакет рішень щодо ППО та іншої допомоги Україні. І це саме той пакет, який був ухвалений на саміті НАТО у Вашингтоні. दिया है और अब रूस ऐसे ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है जिसे नेटो की फोर्स भी ट्रैक न कर पाए। लातविया ने ईरान के शाहिद ड्रोन का जिक्र करके बता दिया है कि अब पुतिन बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। Zemu lidojošus un maza izmēra dronus ir grūti redzēt, neskatoties uz šo izaicinājumu. Bruņotie spēki nepārtraukti monitorēja situāciju un darbojās atbilstoši noteiktajām procedūrām. Un otra lieta, ko es gribēju pateikt, ka atbilstoši šim incidentam bruņotie spēki ir veikuši arī attiecīgos pasākumus un arī pierobežas rajonā ir nosūtījuši jau pastiprināt vienības, lai tādā veidā vēl pastiprinātu vēl vairāk šo pretgaisa spējas reaģēšanu. रूस में लगी ऐसी आग गवाही दे रही है कि ज़ेलेंस्की अब रूस को घर में घुसकर मार रहे हैं। यह ऐसी आग है जो कई दिन तक भड़कती रही और इस आग में पुतिन का रौब, पुतिन का रुतबा और पुतिन की इंटरनेशनल प्रतिष्ठा को जलाने की कोशिश हुई है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि इस आग ने रूस की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इससे पहले दिसंबर 2022 में भी ज़ेलेंस्की ने सारातोव पर हमला किया था। यह अटैक एक सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ और उसकी धमक पूरी दुनिया में महसूस की गई। देखिए कितना बड़ा धमाका था ये, कितना नुकसान पुतिन को हुआ, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको इस मैप को ध्यान से देखना होगा।
यहाँ यूक्रेन भी है, रूस भी है। दिसंबर 2022 में यूक्रेन ने रूस के 2 मिलिट्री बेस को टारगेट बनाया था। एक है रयाजान, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर है, और दूसरा है सारातोव, जो कीव से 1100 किलोमीटर दूर है। तब दोनों ही एयरबेस पर हमला हुआ। दावा किया गया रूस की Tu-95 फ्लीट को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इस वक्त भी ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमलों ने रूस के अंदर कोहराम मचाया हुआ है। कुर्स्क में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है। पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना पॉइंट ब्लैंक रेंज पर जंग लड़ रही है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के अब तक 2000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है, और अब उसकी पूरी फोर्स की सप्लाई लाइन काटने के साथ रूस का फोकस ज़ेलेंस्की को बड़े जाल में फंसाने पर है, ताकि यूक्रेन बिना शर्त के रूस के सामने सरेंडर कर दे। इसलिए सवाल है कि क्या रूस के कुर्स्क में घुसकर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या कुर्स्क में हमला करके ज़ेलेंस्की ने खुद को रूस के मकड़जाल में फंसा लिया है? क्या कुर्स्क पुतिन का ऐसा जाल है जिसमें वो अपने दुश्मन को फंसाकर उसका दम घोट देते हैं? क्या रूस के मकड़जाल में फंसकर अब यूक्रेन की सेना को मौत के घाट उतार दिया जाएगा? और इसलिए कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के लिए अब घर वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर करने का प्रेशर है, लेकिन नेटो की मदद से वो अब तक युद्ध को खींचने में कामयाब रहे हैं। देखा जाए तो फरवरी 2022 से जो युद्ध शुरू हुआ है, उसमें अभी तक जीत का दावा किसी ने नहीं किया है। लेकिन सारातोव, कुर्स्क और मॉस्को के हमले ज़ेलेंस्की की घर में घुसकर मारने वाली वॉर स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। बंधक संकट सुलझा नहीं पाने की वजह से नेतन्याहू अब अपने ही घर में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू की फोर्स गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ताजा अटैक में गाजा के एक कैंप पर हमला हुआ है और इस हमले में 40 लोगों की मौत हो गई है। इन 40 मौतों ने नेतन्याहू के खिलाफ एक नया फ्रंट खोल दिया है। तस्वीर नंबर 1 गाजा के खान यूनुस के अलमवासी में तबाही की ये सबसे ताजा तस्वीर है। मिसाइल जहां गिरी है वहां बड़ा सा गड्ढा बन गया है। ये 30 फीट गहरा गड्ढा है। इस शख्स के हाथ में उस मिसाइल के टुकड़े हैं जिसने करीब 40 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। قالوا لنا نزحوا على مواسخ خانونس ونزحنا زي الناس اللي نزحت، صدقنا كلامهم وجينا على خانونس وشلنا اغراضنا وشلنا عزالنا زي ما انت شايف، وامنين نايمين امنين احنا واطفالنا. الساعة 12:30 في الليل ما بنفطن غير براميل صواريخ فوق ال6 ورا بعض، مش عارف على ايش. तस्वीर नंबर 2 मिट्टी में तलाश चल रही है। लोगों के जिंदा रहने की उम्मीद तो कतई नहीं है। सुपुर्दे खाक करने के लिए बॉडी ही मिल जाए। اللي شفناه يا خال احنا سينا جديدين نجي نشوف الناس، لقينا الجوار الخيام غاص في التراب تحت مدفون رمل. الخيام كلها مش مبينه زي ما انت شايفه، ساحه فاضيه. كل وين الخيام؟ الخيام وين؟ بعد هو طل فرج هنا ويصور شوف هنا وين الخيام؟ كله مدفون في التراب تحت، كله تحت مدفون بالرمل. तस्वीर नंबर 3 तस्वीर में सिर्फ लाशें विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, लिहाजा इनकी पर्देदारी करनी पड़ी है। मौत के बाद मातम की चीखों से पूरा गाजा हिल उठा है। तस्वीर नंबर 4 मलबे का ढेर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खान यूनुस में बर्बादी की सीमा क्या है। आदमी के द्वारा आदमी के मारे जाने की इंतहा क्या है। ये सिर्फ 3-4 तस्वीरें हैं। 11 महीनों की जंग में ऐसी सैकड़ों हजारों नहीं लाखों तस्वीरें आ चुकी हैं। पूरा गाजा इस वक्त बारूद का दलदल बन चुका है। चारों पहर मौत का साया मटा रहा है। कब कहां से
मौत दस्तक दे दे, लोग सहमे हुए हैं। والله يا اخوي احنا نايمين يعني الدنيا اول الليل واحنا نايمين اتفاجئنا الا بصوت ضربه قويه يعني حوالي 5 أو 6 ضربات ورا بعض. فطلعنا بسرعه من هول المنظر وهذا طلعنا ما قدرتش اطلع من الخوف من داري، فكرت انا داري اللي هالت يعني وقاعد بلملم في اولادي فما قدرتش. اتفاجئنا اجينا لقينا النار مولعه في المنطقه هنا جنبنا، فاجينا بسرعه ننقذ الناس ونشوف والشباب والكل اجوا للمكان. हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं। 10 सितंबर की सुबह इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के दक्षिण में हमला किया। इस हमले में 40 लोग मारे गए और 60 लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली सेना ने अल-मवासी इलाके में एक टेंट कैंप में 4 मिसाइलें दागी। ये हमला गाजा के खान यूनुस शहर के अल-मवासी इलाके में किया गया है। गाजा के खान यूनुस शहर में जिस जगह को निशाना बनाया गया, ये वही इलाका है जिसको इजरायली सेना ने युद्ध शुरू होने पर सुरक्षित इलाका बताया था, जिसके बाद हजारों फिलिस्तीनियों ने यहां शरण ली थी। लेकिन अब यहां के हालात कुछ और ही हैं। हमले से 20 टेंटों में आग लग गई। हमले के बाद अब इजरायली सेना का बयान भी सामने आया है। खान यूनुस में हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया था। अंदर हमास के आतंकवादी काम कर रहे थे जिन पर हमला किया गया है। हमास ने इस बात से साफ इनकार किया है। हमास ने कहा कि हमने कई बार इनकार किया कि उसके कोई भी सदस्य नागरिक सभाओं में मौजूद नहीं हैं, ना ही इनका सैन्य उद्देश्यों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास की इस दलील की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन यह फैक्ट है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा के चप्पे चप्पे पर हमला किया है। किसी शरणार्थी शिविर पर हमला पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जिसे इजरायल ने खुद ही सुरक्षित इलाका करार दिया, उस पर भी अब हमला चिंता पैदा करता है। गाजा के मैप पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर चलिए। जबाला कैंप, बीच कैंप, नुसरात कैंप, बुरेजी कैंप, मगाजी कैंप, दिर अल-बलाह कैंप, खान यूनुस कैंप। इन कैंपों में लाखों लोग रहते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का तर्क है कि इन कैंपों में आम फिलिस्तीनियों के बीच हमास के आतंकी छिपे रहते हैं, जिनकी तलाश कर पाना मुश्किल है। लिहाजा इजरायली डिफेंस फोर्स इन कैंपों पर मिसाइल बरसाती है। जिसमें हमास के आतंकी मरते हैं या नहीं ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन आम फिलिस्तीनियों की मौत तय होती है, जिनकी तस्वीरें रूह कपा देने वाली होती हैं। खान यूनुस की लेटेस्ट तस्वीरें ऐसी ही हैं। 40 लोगों की मौत हो गई है और 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें किस अस्पताल में इलाज मिलेगा पता पाना मुश्किल है, क्योंकि इजरायल के हमलों से गाजा के अस्पताल भी अंतिम सांसें ले रहे हैं। जंग की वजह से गाजा की करीब 30 लाख की आबादी में से लगभग 90% लोग विस्थापित हुए हैं। ना पीने के लिए शुद्ध पानी है, ना भोजन है, ना ही इलाज की व्यवस्था बच गई है। लेकिन ना हमास ही हथियार डाल रहा है और ना ही नेतन्याहू को रहम आ रही है। नेतन्याहू तो अब भी वही कह रहे हैं जो 11 महीने पहले जंग शुरू करने के दौरान कह रहे थे कि अंतिम हमास आतंकी के मारे जाने तक हमले रुकेंगे नहीं। उसके बाद से गाजा में मुकम्मल कुछ भी नहीं बचा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेतन्याहू से अपील कर चुके हैं कि निर्दोष लोगों की मौत को तत्काल रोकना होगा, लेकिन नेतन्याहू की सेहत पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है। And of course the UN would be available to support any ceasefire according to whatever the international community would require for us, and if the parties would accept it. And the ceasefire is an absolute must. As I said, the level of suffering we are witnessing in Gaza is unprecedented in my mandate as Secretary General of the United Nations. I've never seen such a level of death and destruction as we are seeing in Gaza in the last few months.
गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 40,900 से अधिक फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का कहना है कि मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहा कराने की कोशिश जारी है। इसमें अमेरिका और मिस्र के साथ साथ कतर भी बेहद अहम भूमिका निभाता रहा है। लेकिन जमीन पर ये सारी कोशिशें औंधे मुहगरी हैं। नेतन्याहू किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की तो छोड़ भी दीजिए, तो नेतन्याहू अपने देशवासियों की भी नहीं सुन रहे। बंधकों की मौत के बाद जिस तरह से इजरायल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, नेतन्याहू उन सबको कुचलकर हमास के अंत में इजरायल का उद्धार देख रहे हैं। गाजा की जिन सुरंगों में हमास आतंकियों को चुन चुनकर इजरायली डिफेंस फोर्स मारने का दावा कर रही है, इजरायल के लोग अब कह रहे हैं कि उन्हीं सुरंगों में बंधक इजरायली लोगों को मारा जा रहा है और नेतन्याहू कुछ नहीं कर रहे हैं। गाजा पट्टी में सुरंगें पूरे क्षेत्र में फैली एक विशाल भूमिगत भूल भुलैया है। हमास के इस नेटवर्क को गाजा मेट्रो या अंडरग्राउंड गाजा भी कहा जाता है। एक समय इजरायली एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया था कि पूरे गाजा में सतह से 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक करीब 300 मील लंबी सुरंगें हैं। लेकिन ये अनुमान उस वक्त गलत निकला जब इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक बड़ी कार्रवाई में 1500 से ज्यादा टनल शाफ्ट भी खोज निकाला। इन सुरंगों में रेलवे ट्रैक हैं। इन सुरंगों में रहने खाने की हर तरह की व्यवस्था मौजूद है। इन सुरंगों से ही होकर हमास हथियार मंगाता है और भेजता है। इन सुरंगों को तबाह करने की दलील के साथ ही इजरायल ने स्कूलों और अस्पतालों पर हमले करने शुरू किए थे कि इन जगहों के नीचे सुरंगें गुजरती हैं जिनके दरवाजे इन्हीं अस्पतालों में खुलते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि इन सुरंगों की हकीकत को अब भी इजरायल पूरी तरह समझ नहीं पाया है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।